हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कनिष्का है और हम MEC 101 या 001 की यूनिट 10 करेंगे आज, जिसका नाम है ओलिगोपोली। ये भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट में ही आती है। तो इसमें क्या होता है, देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ होमोजीनियस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट के या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के। होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कुछ सेलर्स बेचते हैं इस ओलिगोपोली मार्केट में। देयर आर टू सेलर्स देन इट इज़ कॉल्ड डुओपोली। अगर यहाँ पे दो सेलर काम करते हैं तो इसको डुओपोली बोला जाता है। यहाँ पे फर्म्स ही इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सेलर काम कर रहे हैं तो उसकी फर्म ही एक इंडस्ट्री बन गई। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, द फर्म्स टेक इन टू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन ऑन द राइवल फर्म्स एंड द पॉसिबल रिएक्शंस ऑफ दीज फर्म्स टू देयर ओन डिसीजन। अब यहाँ पे फर्म क्या करती हैं, फर्म डिसीज़न तय करती हैं। किसका? राइवल फर्म का। राइवल फर्म का वो खुद डिसीज़न तय करती हैं, मतलब ये खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और इन्होंने राइवल फर्म जो इनके ऑपोजिशन में खड़ी है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया और उसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ दीज फर्म्स। इनका रिएक्शन इनके ओन डिसीज़न के हिसाब से। इनका स्ट्रेटेजिक बिहेवियर यही रहता है, रिएक्शन कर्व्स बनाना अपने या किसी और फर्म के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म। किसी भी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म का इंटरडिपेंडेंस या खुद का डिपेंडेंस, मतलब खुद किसी और पे डिपेंडेंस ना होना, या फिर स्ट्रेटेजिक बिहेवियर रहता है। एडवर्टाइजिंग होती है इसकी। इंटरडिपेंडेंस बिहेवियर, ये फिर से वही आ गया, इंटरडिपेंडेंस बिहेवियर और स्ट्रेटेजिक बिहेवियर रहता है ओलिगोपोली फर्म का। कॉजेज ऑफ ओलिगोपोली होती कैसी है? नेचुरल कॉज, नेचुरल हो जाता है एक तो कि फर्म इंडस्ट्री बन गई, कुछ फर्म्स मिलके इंडस्ट्री बन गई, नेचुरल कॉज है ये। और फर्म क्रिएटेड कॉज, मतलब फर्म खुद से बनती हैं, मतलब खुद से बनती हैं, खुद से एक इंडस्ट्री बन जाती हैं, जैसे कि मर्ज हो जाती हैं वो। कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव मॉडल। कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव मॉडल क्या होता है? इसको कोलिसिव वर्सेस नॉन कोलिसिव मॉडल भी बोला जाता है। कोऑपरेटिव इज इक्वल्स टू कोलिसिव। Oligopolists face a basic dilemma whether to compete or to cooperate. Oligopolists के पास दो डिलेमा होते हैं बेसिकली। एक तो compete करना, मतलब दूसरे के साथ competition करना, एक cooperate करना कि दूसरे की बात मान के बैठ जाना। If firms cooperate, they will make more profit. अगर फर्म cooperate करती हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। If firms compete, अगर वो compete करती हैं, they will have loss और profit. इनका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है इस केस में। अब कोऑपरेटिव और कोलिसिव मॉडल पढ़ते हैं। तो कोऑपरेटिव और कोलिसिव मॉडल के अंदर दो मॉडल पढ़ेंगे हम, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप। अब ये क्या होते हैं? कार्टेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट हैव एक्सप्लिसिटली एंड ओपनली एग्रीड टू वर्क टुगेदर एज मोनोपोलिस्ट। ये कोऑपरेटिव फर्म के अंदर आता है। कोऑपरेटिव मतलब ये कोऑपरेट कर रहे हैं अदर फर्म्स के साथ। तो कार्टेल क्या होते हैं? कार्टेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं दैट हैव एक्सप्लिसिटली एंड ओपनली, ये ओपनली एग्री कर जाते हैं साथ काम करने के लिए एज अ मोनोपोलिस्ट बन जाते हैं। फिर ये कार्टेल म्यूचुअली सेट्स द प्राइस दैट विल बी चार्ज्ड इन पर्टिकुलर प्राइस मार्केट। कार्टेल साथ में बैठ के ही सारे प्राइस सेट करते हैं जो उन्हें मार्केट में चार्ज करने होते हैं। कार्टेल आर ऑफन इंटरनेशनल। कार्टेल फर्म जो होती है, मतलब कार्टेल कोऑपरेटिव मॉडल जो होता है वो इंटरनेशनली ज़्यादा होता है। उसका एक एग्जांपल है OPCE, ओपेक, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अ फर्म अपॉइंट अ सेंट्रल एजेंसी। एक फर्म सेंट्रल एजेंसी को अपॉइंट करती है, किसके लिए? वो देखती है टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, प्राइस एट विच इट मस्ट बी सोल्ड, शेयर ऑफ ईच फर्म और डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट प्रॉफिट। मतलब एक सेंट्रल एजेंसी अपॉइंट करती है फर्म, वो क्या देखती है? टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होगी उसका अंदाज़ा लगाती है और बताती है। प्राइस क्या रखा जाए जिस पे हम सोल्ड करें अपना प्रोडक्ट। शेयर ऑफ ईच फर्म, अब अलग अलग फर्म साथ में मर्ज हुई हैं इस ओलिगोपोली में, तो इसका अलग अलग शेयर क्या रहेगा हर फर्म का। डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट जॉइंट हुआ है, जॉइंट प्रॉफिट, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी रेशो में करना है। अब ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं।
तो यहाँ पे हमने AR ले लिया, AR का मतलब डिमांड, MR ले लिया, MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, और हमने MC ले लिया कॉस्ट कर्व, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व सभी फर्म्स की मिलके आएगी। ओलिगोपोली में जैसे 4 फर्म्स हैं तो 4 फर्म्स की सारी मार्जिनल कर्व मिलके आएगी, तो हम समीशन लिख लेंगे इसके मार्जिनल कर्व का, जिसको हमने नाम दे दिया S। अब हम देखेंगे प्राइस लीडरशिप मॉडल, जो कि हमने सेकंड मॉडल, जो कि हमारा सेकंड मॉडल है कोऑपरेटिव मॉडल में। तो प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या होता है? नाम से ही समझ आ रहा है कि एक फर्म होगी जो लीडर होगी और वो प्राइस बताएगी सभी फर्म्स को कि कितने पे प्रोडक्ट्स बेचने हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कोलोजन। ये इम्परफेक्ट कोलोजन है, मतलब यहाँ पे सारी फर्म्स कोऑपरेट तो कर रही हैं बट इम्परफेक्ट है, किसी को पता नहीं है कि लीडर फर्म क्या कर रही है। देयर आर वन डोमिनेटेड फर्म रहेगी जिसको हम लीडर फर्म भी बोलेंगे, एंड रेस्ट आर मैनी स्मॉल फर्म्स, और बाकी छोटी छोटी और फर्म्स रहेंगी जो मर्ज रहेंगी साथ में। डोमिनेटेड फर्म सेट द प्राइस एंड ऑल द स्मॉल फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स एट दैट प्राइस। डोमिनेटेड फर्म सेट कर देगी अपना प्राइस और वो बता देगी स्मॉल फर्म्स को कि इतने इतने प्राइस पे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं और वो बेचेंगे। दिस फॉर्म इज़ वाइड स्प्रेड इन बिजनेसेस। ये बिजनेस में ज़्यादा फैलती है प्राइस लीडरशिप। तो प्राइस लीडरशिप में एक डोमिनेटिंग फर्म होती है। तो ये जो डी कर्व दिख रहे हैं ये डोमिनेटिंग फर्म का है, और ये जो डी कर्व है और ये जो कैपिटल डी वाला है ये जितनी भी अदर फर्म्स हैं उनका है, और ये MR सभी को मिला के डोमिनेटिंग फर्म ने जो दिया है वो है। अब यहाँ पे एक तो MC बनता है सबमिशन करके जितनी भी शॉर्ट फर्म्स हैं उनका, स्मॉल फर्म्स का, और एक MC बनता है डोमिनेटिंग फर्म का। तो डोमिनेटिंग फर्म का और शॉर्ट फर्म का बनेगा, तो डोमिनेटिंग फर्म जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही होगी वहाँ पे ही हम Q लिखेंगे और E लिखेंगे उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे और इस पॉइंट को निकलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है P और यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है Q। तो यही होता है प्राइस लीडरशिप मॉडल। अब हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेटिव और नॉन कोलिसिव मॉडल। तो दे प्रोसीड बाय कैलकुलेटिंग ओनली देयर ओन गेन्स विदाउट कोऑपरेटिंग। ये सिर्फ अपने गेन्स को कैलकुलेट करती हैं, कोऑपरेटिव ये नहीं करती हैं। कोऑपरेटिव नहीं होती है ये फर्म्स, अब बाकी फर्म्स से बातचीत नहीं करती हैं। ऑल्सो कॉल्ड नैश इक्विलिब्रियम, ये अपने बारे में ही सोचती हैं, इनको बोला जाता है नैश इक्विलिब्रियम। 2 मॉडल्स देखेंगे हम इसमें, कुर्नॉट मॉडल और किंग डिमांड कर्व मॉडल। अब देखते हैं कुर्नॉट मॉडल। तो कुर्नॉट मॉडल क्या है? देयर आर 2 फर्म्स और मोर फर्म्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट अंडर कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे 2 फर्म्स या ज़्यादा फर्म्स रह सकती हैं, सेल कर रही होंगी होमोजेनियस प्रोडक्ट अंडर कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम कांस्टेंट रहेगी इसमें। दे सेल आउटपुट विद द स्ट्रेट डिमांड, ये अपना सेल आउटपुट सेल करेंगे स्ट्रेट डिमांड के साथ। Each firm, in order to maximize total profit, assumes that the other firms hold its output constant. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फर्म अलग अलग काम कर रही है, तो एक फर्म, बातचीत तो होती नहीं है बीच में, कॉपरेशन बिल्कुल नहीं है, तो फर्म सोचती है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो उसके लिए जो अदर फर्म्स होती हैं उनको ये सोचती है कि वो कांस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हर साल एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ही क्वांटिटी में, कांस्टेंट। व्हेन वी राइट फर्म्स A आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ फर्म B, देन इट्स अ रिएक्शन कर्व और अ बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। अगर हम फर्म A का आउटपुट फर्म B के आउटपुट से बताते हैं, डिपेंड करते हैं फंक्शन को, क्योंकि हमने एक फर्म हमने ली थी और वो सोच रही है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, और बाकी अदर फर्म को वो आउटपुट कांस्टेंट लेके चल रही है। तो अगर वो फर्म A है जो सोच रही है बाकी फर्म्स का आउटपुट कांस्टेंट है, तो वो फर्म A का आउटपुट कैसे लिखा जाएगा? इन फंक्शन ऑफ फर्म B, मतलब फर्म A जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड फर्म B हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फंक्शन और बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर A लिख रही है B के टर्म्स में, तो A इज इक्वल्स टू 1/2 B प्लस C, या A इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2B, या कोई भी इक्वेशन हो सकती है A के रिस्पेक्ट में। और अगर B लिख रही है, B बाकी फर्म को कांस्टेंट मान रही है, तो वो लिखेगी 20A माइनस 8 या 45 माइनस 1/2A। ये A वाली फर्म को कांस्टेंट मानेगी, और ये जो A फर्म है ये B वाली फर्म का आउटपुट कांस्टेंट मान के चलेगी,
क्योंकि दोनों में बातचीत बिल्कुल नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो ये एज्यूम करेंगे दोनों मॉडल में। अब यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन कर्व बने, रिएक्शन कर्व से कर्व निकल के आ गया। अगर हम उसका एज्यूम करते हैं कि वो आउटपुट 0 रख रहे हैं, हम आउटपुट 0 रख रहे हैं, उससे हमारी इक्वेशन से कर्व निकल के आ गया। तो ये है फॉर्म ए का रिएक्शन कर्व और ये वाला है फॉर्म बी का रिएक्शन कर्व। अब जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमने ई पॉइंट दिया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखते हैं किंग डिमांड कर्व क्या होता है। तो किंग डिमांड कर्व मॉडल पढ़ देंगे। एक्सप्लेन्स द स्टिकीनेस ऑफ द प्राइस और द प्राइस रिजिडिटी। अब ये क्या एक्सप्लेन करती है कि स्टिकीनेस ऑफ द प्राइस, एक प्राइस एक जगह पे आके चिपक जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। प्राइस रिजिडिटी के बारे में बात होगी। इसको बोलते हैं स्विजी मॉडल भी। एंड इफ एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म इंक्रीजेस इट्स प्राइस, अदर फर्म्स विल नॉट रेज देयर प्राइस। अगर एक ओलिगोपोली फर्म ने अपना प्राइस बढ़ा लिया है तो अदर फर्म्स अपना प्राइस रेज नहीं करेंगी। बट इफ द ओलिगोपोली फर्म डिक्रीजेस इट्स प्राइस, अगर एक ओलिगोपोली फर्म ने अपना प्राइस गिरा लिया है, मतलब डिक्रीज कर लिया है, तो अदर फर्म वो कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि ओलिगोपोली फर्म अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो बाकी फर्म्स कुछ नहीं कर सकती, उसका प्राइस इंक्रीज ही रहेगा। और अगर एक ओलिगोपोली फर्म प्राइस कम करती है तो बाकी फर्म भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस कम कर सकते हैं। तो ये है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किंग डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व ऐसे होता है, ये वाली लाइन है ए आर की एंड ये लाइन आ रही है एम आर की। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजिड हो जाता है। यहाँ पे एम आर रिजिड हो गया, यहाँ पे एम आर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इसलिए हम ए आर को भी ऐसे लेके चलेंगे। पहले ये इलास्टिक होगा, फिर इन इलास्टिक होगा। यहाँ पे SMC, SM2 ये जितनी भी फर्म्स होंगी उसके मार्जिनल कॉस्ट कर्व बने हैं, तो इसलिए ये प्राइस रिजिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स का मार्जिनल कॉस्ट कर्व अलग अलग हम डिराइव करते हैं। सिंगल फर्म का नहीं डिराइव हो पाता, इसलिए प्राइस रिजिड हो जाता है और इससे इक्विलिब्रियम निकल जाता है Q, और जिससे प्राइस निकल जाता है P एंड इक्विलिब्रियम निकल जाता है E। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इंडस्ट्री डिमांड कर्व हमें गिवन है Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2P, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 5 और Q गिवन है Q1 प्लस Q2, मतलब दो क्वांटिटीज गिवन है Q की, Q1 प्लस Q2। अब हमें रिएक्शन कर्व निकालना है फर्म का। तो ये हमें गिवन था Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2P। अब इसको 2P के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए 2P को इधर ले गए, Q को राइट हैंड साइड ले आए, तो 2P माइनस में 2P इज इक्वल्स टू 100 माइनस Q। इसमें 2 को हम डिवाइड में ले गए मल्टीप्लाई से, तो P इज इक्वल्स टू 100/2 माइनस Q/2। तो इसका निकल के आ गया है 100/2 माइनस Q की वैल्यू रख दी हमने Q1 प्लस Q2 जो क्वेश्चन में गिवन थी, अपॉन में 2। तो ये आ गया, कट के 50 आ जाएगा, तो 50 माइनस में Q1 प्लस Q2/2। आगे देखते हैं, TR1 निकालेंगे। TR1 कैसे निकलेगा, PQ1, P प्राइस को क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो TR1 निकल जाएगा। अब प्राइस हमने निकाला था अभी, उसको हम क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्राइस में Q1 Q2 रख दिया है, Q1 प्लस Q2 था, पर यहाँ पे माइनस गिवन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के साइन हो जाएंगे। इस इक्वेशन में Q1 तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा TR1 का। अब ऐसे ही MR1 निकालेंगे। जो भी TR1 आया है उसको अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 तो आ जाएगा MR1, जो कि आया है 50 माइनस Q1 माइनस 1/2 Q2। अगर हम MR1 को MC के इक्वल रख देंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो MR1 को हमने MC के इक्वल रख दिया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आ गई और रिएक्शन कर्व भी इसी से निकल जाएगा। तो MR1 हमारा 50 माइनस Q1 माइनस 1/2 Q2 आया था और MC हमें गिवन था 5, तो हमने रख दिया। अब इससे हम Q1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो Q1 एक साइड आ जाएगा, बाकी डिजिट हम दूसरी साइड लेके गए तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गई। अब आ गया Q1 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 1/2 Q2। अब ऐसे ही Q2 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 1/2 Q1। दोनों फॉर्म के रिएक्शन कर्व निकल गए हैं, मतलब दो अलग अलग फॉर्म थी Q1 Q2, दोनों के रिएक्शन कर्व निकल गए हैं।
ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन भी आई होप अच्छे से समझ आया हो, यूनिट भी आई होप अच्छे से समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।